हेलो दोस्तों, मैं ऐसे ही स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल यू हिंद अकेडमी में। और जैसा कि हम लोगों ने कहा था कि हम बाल विकास की पूरी थ्योरी से क्लास चालू करेंगे, तो अब हम आज बाल विकास की थ्योरी से क्लासेस बाल विकास की अवस्थाओं से चालू करेंगे। हमने पिछले वीडियो में बाल विकास के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में अध्ययन किया था और उसी क्रम में आज हम अगले वीडियो में क्या लेके आए हैं, बाल विकास की अवस्थाएं। और पूरे बेस से अब हम बाल विकास को लेकर चलेंगे। तो जानते हैं कि बाल विकास में हम किन अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं। तो बाल विकास में हम 3 अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं। कौन कौन सी? पहली क्या है? पहली है हमारी शैशवावस्था। पहली कौन सी? शैशवावस्था। शैशवावस्था पहली है, ठीक है। इसका समय होता है 0 से 6 वर्ष। मतलब बच्चे के जन्म से 6 वर्ष तक क्या होता है, वह शैशवावस्था में होता है। और दूसरा क्या होता है? बाल्यावस्था। दूसरी होती है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में क्या है? इसका काल होता है 6 से 12 वर्ष। कितना होता है? 6 से 12 वर्ष इसका काल होता है। और तीसरा क्या होता है? किशोरावस्था। किशोरावस्था, इसका काल होता है 12 से 18 वर्ष। और इन अवस्थाओं को भी, इनके जो काल होते हैं, विभिन्न वैज्ञानिकों ने या विभिन्न जो खोजकर्ता हैं उन्होंने अपने अपने रूप से अपने अपने समय बताए हैं। पर जो 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18 है, ये सार्वभौमिक रूप से सत्य माने जाते हैं कि कोई बच्चा अगर शैशवावस्था में है तो वह 0 से 6 वर्ष के बीच में ही हमारा होगा। और बाल्यावस्था हमारे रूप से जो सार्वभौमिक इसकी आयु मानी गई है वह 6 से 12 वर्ष ही मानी गई है। और किशोरावस्था की 12 से 18। ये अवस्थाएं आगे चलकर भी दो भागों में विभाजित हो जाती हैं, ठीक है। तो इनके बारे में भी हम और इनकी विशेषताओं के बारे में भी हम क्रम पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम जानते हैं शैशवावस्था के बारे में जानकारी लेते हैं। तो हम शैशवावस्था के बारे में अब अध्ययन करेंगे। जो हमारे वैज्ञानिक कौन से थे? हर्लॉक। कौन से वैज्ञानिक? यह वैज्ञानिक खोजकर्ता बोल सकते हैं, हर्लॉक। हर्लॉक ने क्या बताया था? हर्लॉक के अनुसार इन्होंने बताया कि जो नवजात बच्चा है उसकी आयु कितनी होगी? नवजात बच्चे की आयु होगी, नवजात बच्चे की आयु हमारी 0 से 14 दिन होगी, ठीक है। जब बच्चा 0 से 14 दिन के बीच में होगा वह नवजात शिशु कहलाएगा। और शैशवावस्था की आयु इनके अनुसार, शैशवावस्था की आयु इनके अनुसार क्या थी? शैशवावस्था की आयु इनके अनुसार थी 14 दिन से 2 साल तक। इन्होंने बताया जब बच्चा 14 दिन से 2 साल के बीच में होगा तो वह शैशवावस्था कहलाएगा। परंतु यह सार्वभौमिक रूप से सत्य नहीं माना गया। हमने बताया सार्वभौमिक रूप से सत्य क्या है? 0 से 6 वर्ष के बीच में होगा, ठीक है। ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने शैशवावस्था के बारे में और अपने मत दिए थे, जिनको हमने आपके सामने प्रकट कर दिया, ठीक है। तो आगे क्रम में जानते हैं कि शैशवावस्था में बालक जब होता है तो उसको क्या क्या गुण प्रदर्शित करता है, क्या क्या उसके संवेग होते हैं, इन सब के बारे में हम जानकारी इकट्ठा करते हैं और उनकी विशेषताओं के बारे में भी जानते हैं। ये विशेषताएं हमारे टीटी और सीटेट में मतलब पूछी जाती हैं, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण है टीटी और सीटेट के लिए, ठीक है। शैशवावस्था की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं जानते हैं? शैशवावस्था की विशेषताएं, पहला होता है हमारा, पहला पॉइंट होगा हमारा तीव्र शारीरिक विकास। तीव्र शारीरिक विकास, ठीक है। जब बच्चा छोटा होता है, माँ के गर्भ से जब निकलता है और उसके बाद जब वो मतलब जन्म लेता है, उसके बाद उसका शारीरिक विकास होता है शैशवावस्था में बहुत तेज होता है। उसके हाथ पैर जल्दी जल्दी बड़े होते हैं, ठीक है, जो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखते भी हैं, ठीक। और उसके बाद क्या होता है? सीखने का आदर्श काल।
सीखने का आदर्श काल कौन सा होता है हमारा? शैशवावस्था भी होता है, सीखने का आदर्श काल होता है। ठीक, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सीखने का आदर्श काल किसे कहते हैं। ठीक है, बहुत परीक्षाओं में टीटी और सुपर टेट और यहाँ तक कि सीटेट में पूछा जा चुका है कि सीखने का आदर्श काल किस अवस्था को कहते हैं। तो हम बताएंगे कि हमारे सीखने का आदर्श काल शैशवावस्था को कहते हैं, क्योंकि इस काल में बच्चा चीज़ों को बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेता है, बहुत जल्दी सीख जाता है और वातावरण समायोजन थोड़ा सा जल्दी बना लेता है। हाँ, और अन्य जो अवस्थाएं होती हैं उनके कंपेरिजन में। ठीक है, तो तीसरी अवस्था ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट का मार्क लगा लीजिएगा और आप सभी लोग अपने नोट्स बनाते रहिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ बाल विकास शुरुआत से यू हिंद अकेडमी की तरफ से आपको दी जा रही है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट क्या होगा? सीखने का आदर्श काल के बाद होगा क्षणिक संवेग। बच्चा पल में हंसेगा, पल में रोएगा, और अगर बच्चा रो रहा है आप 2 बार उस समय ताली बजा देंगे तो वो हंसने लगता है, तो उसके संवेग क्या होते हैं? क्षणिक संवेग होते हैं। क्योंकि हंसना रोना ये सब हमारे क्या है? ये हमारे क्या है? क्षणिक संवेग ही हैं। ठीक, तो बच्चे को जो यहाँ पे संवेग होते हैं बहुत क्षणिक होते हैं। बच्चा पल में हंसता है और पल में रोता है। ठीक है, हम देखते होंगे जो हमारे आसपास जो बच्चे हैं, हमारे घर में भी बच्चे होते हैं, वह बहुत जल्दी रोते हैं, कुछ भी उनके सामने हो जाए तुरंत रोने लगते हैं, क्योंकि उनके संवेग क्या है? क्षणिक। और जैसे हम लोग ताली वाली बजाने लगते हैं वो तुरंत ही मान जाते हैं, तुरंत ही हंसने लगते हैं, तो उनके संवेग क्षणिक होते हैं। ठीक है, और चौथा क्या है? इस काल में भविष्य के जीवन की नींव भी रखी जाती है। भविष्य के जीवन की नींव भी रखी जाती है। भविष्य के जीवन की नींव भी रखी जाती है। भविष्य के जीवन की नींव भी रखी जाती है। भविष्य के जीवन की नींव भी रखी जाती है। ठीक है, और फिर उसके बाद क्योंकि बच्चा बहुत छोटा होता है, उसको जैसा वातावरण देंगे आप वो उसी रूप में ढल जाएगा। तो इस जो बच्चा छोटा होगा तो जब वो पहुंचेगा, जब हमारे 3 साल से ऊपर बढ़ेगा तो हमें वो किस माहौल में है उसका भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पांचवा क्या है? ये हो गया। उसके बाद पांचवा है हमारे देश में वो अनुकरण बहुत अच्छा करता है। ठीक है, अनुकरण करता है, चीज़ों का अनुकरण करता है। अनुकरण करने का मतलब क्या होता है? अगर आप ताली बजा रहे हैं तो वो भी ताली बजाने लगेगा। छोटा बच्चा कोई लेटा, आप उसके सामने जाकर हंसिए जाके, है ना, उसको खिलाइए जाके, तो वो भी थोड़े टाइम बाद हंसने लगता है। तो वो क्या करता है? चीज़ों का अनुकरण करता है छोटा बच्चा। जिधर पापा जा रहे हैं वो भी उसके पीछे पीछे चल देता है, मतलब वो अनुकरण करता है बच्चा। और छठा पॉइंट क्या होगा इसका? पहला हमने पॉइंट सीखा, तीव्र शारीरिक विकास होता है, बच्चों के हाथ पैर तेजी से बढ़ते हैं इस अवस्था में। उसके बाद सीखने का आदर्श काल होता है, बच्चा बहुत जल्दी चीज़ों को सीख जाता है इस काल में। उसके बाद उसके क्षणिक क्या होते हैं? क्षणिक संवेग होते हैं। ठीक है, जो संवेग होते हैं वो ज़्यादा कारगर नहीं होते, ज़्यादा समय के लिए नहीं होते हैं। भविष्य के जीवन की नींव रखी जाती है, उसको सही वातावरण दिया जाता है, बच्चा चीज़ों का अनुकरण करता है, उसमें आत्म प्रेम की भावना पाई जाती है। क्या है? आत्म प्रेम की भावना पाई जाती है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि आत्म प्रेम की भावना किस अवस्था में पाई जाती है। तो हम बताएंगे आत्म प्रेम की भावना हमारे कहाँ पाई जाती है? शैशवावस्था में हमारे आत्म प्रेम की भावना पाई जाती है। ठीक है, और आगे विशेषताएं देखी हैं। बच्चा आत्म प्रेम की भावना के अंदर क्या करता है? जो उसका खिलौना है वह अपना खिलौना किसी को नहीं देता है। ठीक है, वह लोगों से ईर्ष्या करना चालू कर देता है। इस अवस्था में वह मतलब अपनी चीज़ों अपने पास रखता है। अगर उसकी मम्मी के पास कोई बैठा है तो वह रोने लगेगा या उसको हटा देगा। वो अपनी चीज़ों से बहुत प्रेम करता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। आगे जानते हैं, हम लोगों ने जाना कि बच्चा क्या है, उसमें शैशवावस्था में उसमें क्षणिक संवेग होते हैं, आत्म प्रेम की भावना होती है। आगे चलते हैं, आगे क्या है? इसमें वस्तु स्थायित्व का गुण पाया प्रदर्शित करने लगता है। इस अवस्था में क्या करता है? वो वस्तु स्थायित्व का गुण प्रदर्शित करने लगता है। स्थायित्व का गुण प्रदर्शित करने लगता है। वस्तु स्थायित्व का गुण प्रदर्शित करने लगता है। प्रदर्शित करने लगता है मतलब वो चीज़ों को हल्का हल्का समझने लगता है, प्रदर्शित करने लगता है। और यह अवस्था क्या कहलाई जाती है? सामवेगिक अवस्था का। इस अवस्था को सामवेगिक अवस्था का
स्वर्णिम काल कहा जाता है, क्योंकि इस आयु में जो बच्चा है उसके संवेगों पर किसी का प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, सामवेगिक अवस्था का स्वर्णिम काल, अगर वो मन से खुश है तभी वो हंसेगा, अगर मन से दुखी है तभी दुखी होगा। सामवेगिक अवस्था का स्वर्णिम काल भी इसे कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पॉइंट हो गए। सहस्त्रावस्था की विशेषताओं के बारे में हमने यहाँ पर जाना है, विधिवत रूप से, विस्तृत रूप से जाना है, और इन विशेषताएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनके आप नोट्स जरूर बनाते रहिएगा, क्योंकि इनसे हमारे पेपर में क्वेश्चन बनते हैं, टीटी और सुपर टेट में, और सीटेट में भी क्वेश्चन इनसे आ जाते हैं। ठीक है, तो आज एक ही वीडियो में हम इन सारी अवस्थाओं के बारे में हम जानकारी ले लेंगे। ठीक है, तो आप बने रहिएगा साथ में। और अब हम जानते हैं आगे बाल्यावस्था की विशेषताओं के बारे में। तो हम लोग जानते हैं बाल्यावस्था की विशेषताओं के बारे में, या बाल्यावस्था क्या है। तो बच्चा क्या होता है, बाल्यावस्था की आयु क्या होती है, हम लोगों ने पढ़ा है कि 6 से 12 वर्ष होती है। क्या होती है, 6 से 12 वर्ष में जब बीच में बच्चा होता है तो वो क्या कहते हैं कि बच्चा बालक क्या है, बाल्यावस्था में है। तो बाल्यावस्था में क्या होता है कि बच्चा थोड़ा सा बड़ा होने लगता है, वह चीज़ों को अच्छे रूप से समझने लगता है। ठीक है, तो इस आधार पर बाल्यावस्था को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से 2 भाग हो गए हमारे, पहला हो गया पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था। दूसरा क्या हो गया हमारा, दूसरा हो गया हमारा उत्तर बाल्यावस्था, बाल्यावस्था। ठीक है, तो इसकी आयु क्या होती है, 6 से 9 वर्ष। पूर्व बाल्यावस्था की आयु होती है 6 से 9 वर्ष, और इसकी आयु क्या होती है 9 से 12 वर्ष। बाल्यावस्था को 2 भागों में विभाजित कर दिया। 2 भागों में विभाजित करने से क्या होगा, इनके जो गुण होते हैं या विशेषताएं होती हैं उनको समझने में हमें आसानी होगी। तो इससे क्या कहते हैं, 9 से 12 वर्ष में विभाजित कर दिया हमने। ठीक है, तो इनकी विशेषताओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। अब इसमें इस अवस्था को क्या कहते हैं हम, समस्या। और इसमें बच्चों को समस्या बहुत होती है, क्वेश्चंस बहुत पुट करते हैं। ठीक है, वो चीज़ों को जब समझना चालू करते हैं तो और उनके भाषा का विकास भी थोड़ा हो जाता है, तो अपने से बड़ों से चीज़ें पूछा करते हैं कि बताइए चाचू ये कैसे होता है, या मामा ये कैसे होता है, पापा ये कैसे होता है, मम्मी ये कैसे होता है। या इस उम्र में बच्चे मतलब क्या होता है, क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, समस्या की आयु बोलते हैं इसे। पूर्व बाल्यावस्था को क्या कहते हैं, समस्या की आयु भी कहते हैं। और इसके उलट उत्तर बाल्यावस्था में क्या होता है, बच्चा क्या होता है, गैंग बनाने लगता है, अपने जो अगल बगल के दोस्त होते हैं उसकी उम्र के समवयस्क जो होते हैं उनके साथ रहना चालू कर देता है। तो इस अवस्था को कहते हैं गैंग आयु, गैंग एज, या समूह आयु भी कहते हैं, समूह आयु भी कहते हैं, समूह आयु या गैंग एज भी कहते हैं। ठीक है, और इस उम्र में बच्चा क्या होता है, वह पूर्व प्राथमिक विद्यालय में जाता है। ठीक, पूर्व प्राथमिक विद्यालय में जाता है, और जो आंगनवाड़ी होते हैं उसमें जाना चालू करता है, पूर्व प्राथमिक अवस्था। यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि बच्चे की प्रथम पाठशाला क्या होती है। तो हमेशा याद रखना, बच्चे की प्रथम पाठशाला उसका परिवार होता है। ठीक है, पूर्व प्राथमिक अवस्था की आयु भी कहते हैं इसको, पूर्व बाल्यावस्था को। और इसको क्या कहते हैं, दूसरे वाले को, उत्तर बाल्यावस्था को हम कहते हैं प्राथमिक अवस्था के, क्योंकि पूर्व बाल्यावस्था में पूर्व प्राथमिक अवस्था मतलब जो उसकी कंप्लीट हो जाएगी और पूर्व प्राथमिक विद्यालय में जा चुकेगा, उसके बाद कहाँ जाएगा, वो प्राथमिक विद्यालय में जाएगा पढ़ने के लिए। तो इसको क्या कहते हैं, प्राथमिक विद्यालय की आयु भी होती है इसमें। ठीक है, याद रखिएगा। और इसमें क्या है, बच्चा का इस उम्र में बच्चा खिलौनों से खेलता है। किससे खेलता है, खिलौनों से खेलता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, खिलौने की आयु, खिलौने की आयु। ठीक है, टॉय एज, इस इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, टॉय एज। ठीक, इससे उलट मिलता जुलता कंफ्यूजन करने वाला प्रश्न है कि, और इसमें क्या तो बच्चा शारीरिक रूप से खेल खेलने लगता है, खिलौने से छोड़ देता है, वह अपने घर के बाहर निकलकर कोई खेल खेलने लगता है, इसलिए क्या कहते हैं, इसे खेल की आयु कहते हैं। इसको खिलौने की आयु बोलते हैं, इसे खेल की आयु बोलते हैं, खेल की
आयु। ठीक है, इसको प्ले एज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्ले एज भी बोलते हैं। इसको टॉय एज बोलते हैं, इसको प्ले एज बोलते हैं। और इसमें बच्चा क्या हो, मूर्त जो वस्तुएं होती हैं उनके बारे में ही सोच पाता है, मूर्त वस्तुओं के बारे में ही सोच पाता है। किसको सोच पाता है? मूर्त वस्तुओं के बारे में ही सोच पाता है, मूर्त वस्तुओं पर ही विचार कर पाता है। ठीक है, मतलब जो चीज़ें मूर्त वस्तुएं, मतलब जो चीज़ें उसके सामने हों, जैसे उसको कोई बॉल दिख रही है या कोई चीज़ दिख रही है तो वो उसके बारे में ही सोच पाएगा। और इसमें क्या होता है, उत्तर बाल्यावस्था में वह अमूर्त विषयों पर भी चिंतन कर लगता है, वह चीज़ों को सोचना चालू कर देता है जो उसके सामने नहीं भी होती हैं। अमूर्त चिंतन करना शुरुआत करता है। गुण उसके अंदर पूरी तरीके से नहीं आता है, परंतु वह अमूर्त चिंतन करना शुरू कर देता है। अमूर्त चिंतन की शुरुआत हो जाती है इसमें, अमूर्त चिंतन की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, और आगे जानते हैं इसको क्या कहते हैं। और अनोखा काल भी कहते हैं इसको, जो बाल्यावस्था होती है इसको अनोखा काल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनोखा काल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको क्या बोलते थे, उसको हम बोलते थे स्वर्णिम काल सीखने का। ठीक है, सीखने का आदर्श काल हम किसे बोलते थे? सहस्त्रावस्था को। और इसको क्या बोलेंगे? अनोखा काल। अनोखा काल। इन सभी में कन्फ्यूजन मत होइएगा। पूर्व बाल्यावस्था या बाल्यावस्था क्या बोलते हैं? हम क्या कहते हैं? अनोखा काल भी कहते हैं, अनोखा काल। ठीक है, या निर्माण की आयु भी बोलते हैं, निर्माण काल भी बोलते हैं, निर्माण काल भी इसे बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? निर्माण काल भी बोल देते हैं, क्योंकि इसमें जो बच्चा होता है उसके भविष्य की सफलता और सफलता से जुड़े तथ्य देखने को मिल जाते हैं कि बच्चा कितना, क्या मतलब उसके अंदर कौन कौन से बुद्धि का विकास कितना हुआ है और इसके बाद या शारीरिक विकास कितना हो रहा है, तो उसे निर्माण काल भी उसके अंदर उसके मतलब हुआ है, ये सब देखने को मिल जाता है। बच्चे के अंदर जो परिवर्तन होते हैं वो देखने को मिलते हैं इस काल में, इसीलिए इसे निर्माण काल भी बोलते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, बच्चों के अंदर कल्पनाशीलता आ जाती है। क्या हो जाता है? कल्पनाशीलता आती है, वो चीज़ों को सोचने लगते हैं। ठीक है, बाह्य चिंतन करने लगते हैं, चीज़ों को सोचने लगते हैं भाई, मतलब वही। ठीक है, और बच्चों में इस आयु में क्या होता है? विभिन्न कौशलों का विकास होता है। ठीक, तो हमने जाना बाल्यावस्था को क्या कहते हैं? अनोखा काल कहते हैं। क्या कहते हैं? अनोखा काल, इसको बाल्यावस्था को हम लोग कहते हैं। अनोखा काल, अनोखा काल भी बोलते हैं। ठीक है, निर्माण की अवस्था भी होती है। क्या होती है? निर्माण की अवस्था भी इसको बोलते हैं, निर्माण की अवस्था। ठीक है, क्योंकि इसमें जो बच्चा होता है उसके जीवन में आने वाली सफलता और असफलता के बारे में थोड़ी सी जानकारी हमें मिल जाती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? निर्माण की अवस्था बोलते हैं। इसमें बच्चों के अंदर कल्पनाशीलता आ जाती है। ठीक है, ये सभी बाल्यावस्था की विशेषताएं थी। ठीक, तो हमने जाना बाल्यावस्था की विशेषताओं के बारे में, और उससे पहले हमने जाना था सहस्त्रावस्था की विशेषताओं के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट्स जरूर बनाते रहिएगा, और ये टीटी सुपर टेट में जरूर पूछे जाएंगे। तो अब जानते हैं हम आगे, इसके बाल्यावस्था के आगे कौन सी अवस्था थी हमारी किशोरावस्था। अब उसके बारे में भी हम जानते हैं। इसमें एक बात और रह गई कि इस जो आयु होता है इसमें बच्चा क्या होता है? विभिन्न ज्ञान और विभिन्न कौशलों का अर्जन करता है, विभिन्न कौशलों का भी अध्ययन विभिन्न कौशलों का अध्ययन करता है या सीखता है बच्चा, विभिन्न कौशलों को सीखता है बच्चा नए नए। ठीक है, और उसमें काम की भावना बहुत कम पाई जाती है बच्चों में। ठीक है, इस आयु में सुसुप्ता अवस्था होती है इसकी। आगे हम पढ़ेंगे अब किशोरावस्था की
विशेषताओं के बारे में। हमने बाल्यावस्था की सभी विशेषताओं के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी ले ली है। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट हम अध्ययन कर रहे हैं, ज़्यादा डिटेल में ना पहुंचकर हम लोग जो पेपर में आने वाला है उसी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इससे बाहर कहीं अवस्थाओं से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, तो आइए जानते हैं किशोरावस्था के बारे में, अब विशेषताओं के बारे में अध्ययन करते हैं। तो हम जानेंगे किशोरावस्था की विशेषताओं के बारे में भी अध्ययन हम करते हैं। तो इसकी एज हमने क्या बताई थी, 12 से 18 वर्ष थी इसकी एज, आयु। ठीक है, इस 12 से 18 वर्ष के भी जो बालक होगा वह किशोरावस्था में भी कहलाएगा। ठीक है, इसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं किशोरावस्था की। किशोरावस्था में बच्चा क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, वो चीज़ों को अच्छे तरीके से, बाल्यावस्था से भी अच्छी तरीके से समझने लगता है, उसका भाषा का विकास हो जाता है। ठीक है, वह स्कूल में पढ़ रहा होता है। ठीक, तो 12 वर्ष में क्या होता है बच्चों में, क्या होता है उसके अंदर आत्म सम्मान की भावना आ जाती है। क्या होती है किशोरावस्था में बच्चों के अंदर आत्म सम्मान की भावना आ जाती है। और शैशवावस्था में क्या था, आत्म प्रेम की भावना होती है, परंतु किशोरावस्था में आत्म सम्मान की भावना होती है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, आत्मसम्मान की भावना होती है। दूसरा क्या होता है, बच्चों में अपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्शन भी हो जाता है। मतलब क्या होता है इसका, लड़के जो होते हैं वो लड़कियों की तरफ आकर्षित होते हैं। ठीक है, और लड़कियां लड़कों की तरफ, ये भी इस अवस्था में होता है, इस अवस्था की विशेषता होती है। ठीक है, तो विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण। ठीक है, और इसमें बच्चा क्या होता है, अमूर्त चिंतन पूरी तरीके से करना सीख जाता है। मतलब अमूर्त चिंतन के में परिपक्व हो जाता है, अमूर्त चिंतन का इसमें विकास हो जाता है, अमूर्त चिंतन का विकास हो जाता है, अमूर्त चिंतन का विकास हो जाता है, ठीक है, मतलब जो चीज़ें उनके सामने नहीं है और उसके बारे में भी वह सोचने लगते हैं। मतलब वह बच्चे क्या होते हैं इस अवस्था में अपनी शादियों को लेकर या किसी हीरो को लेकर या किसी मतलब हीरो को बहुत मानने लगते हैं। ठीक है, ये सब भी इस अवस्था में होता है। और अपने साथी के मतलब अपने साथियों के प्रति जो उसके समवयस्क होते हैं उनके प्रति उनकी मतलब बहुत गहरी मित्रता करने की कोशिश करते हैं वे। ठीक है, वे ग्रुप में रहना पसंद करते हैं बालक इस अवस्था में। ठीक, इसमें क्या होता है, समवयस्कों के साथ रहना पसंद करते हैं, समवयस्कों के साथ रहना क्या करते हैं, पसंद करते हैं। इस अवस्था को क्या कहते हैं, संघर्ष की भी अवस्था बोलते हैं। क्या कहते हैं, संघर्ष की अवस्था भी बोलते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि संघर्ष की अवस्था किस अवस्था को बोलते हैं, तो किशोरावस्था को बोलते हैं। इसे फोरस की अवस्था भी बोलते हैं, मतलब आंधी तूफान ये सब की अवस्था भी बोलते हैं। संघर्ष की अवस्था ये किसने कहा था, स्टेनले हॉल ने कहा था कि इस अवस्था को क्या कहा था, संघर्ष की अवस्था। स्टेनले हॉल ने इसे क्या कहा था, संघर्ष की अवस्था कहा था। ठीक है, तो आगे हमने अभी तक क्या पढ़ा कि आत्मसम्मान की भावना आ जाती है बच्चों में, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण हो जाता है बच्चों में, और अमूर्त चिंतन का विकास होता है पूर्णतः। ठीक है, समवयस्कों के साथ टोली में रहना पसंद करते हैं, अपनी आयु के साथियों के साथ रहना पसंद करते हैं। संघर्ष की अवस्था होती है, मतलब बच्चे में तनावग्रस्त की अवस्था, वो बच्चे कुछ जो जटिल चीज़ें होती हैं उनके बारे में भी सोचा करते हैं। ठीक है, तो यह क्या होती है, संघर्ष की अवस्था होती है। इसे आंधी तूफान की भी अवस्था कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, किशोरावस्था की अवस्थाओं कुछ और विशेषताओं के बारे में भी हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, संवेगात्मक परिवर्तन भी हमारा बहुत तेजी से होता है। क्या होता है, संवेगात्मक परिवर्तन भी होता है। ठीक है, इस कारण से क्या कहते हैं, संक्रमण आयु भी बोलते हैं, संक्रमण काल भी बोलते हैं किशोरावस्था को, संक्रमण काल भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें संवेगात्मक परिवर्तन बहुत तेजी से होता है। ठीक है, और इसमें क्या सामाजिक संस्कृति का काल होता है। क्या होता है, सामाजिक संस्कृति का, बच्चे समाज से पूरी तरीके से परिचित होते हैं, सामाजिक
होते हैं और होने का प्रयास करते हैं समाज से। सामाजिक संस्कृति का काल होता है ये। बच्चों को उनकी संस्कृति के बारे में विद्यालयों द्वारा, परिवार द्वारा जानकारी दी जाती है। तो यह कहाँ का काल होता है? सामाजिक संस्कृति का काल कहा जाता है उसका। ठीक है। और उसके बाद क्या होता है? विद्रोह की भावना होती है इसके हृदय में। क्या होती है? विद्रोह की भावना होती है। ठीक है। समाज की जो खराब चीज़ें हैं उनको नकारने का प्रयास करता है। ठीक है। वह नहीं मानता है कि जो समाज में मतलब जो खराब चीज़ें चली आ रही हैं उनको आगे बढ़ाया जाए। ठीक है। समाज से अलग रहना चाहता है। उसके दिमाग में बहुत तरीके के ख्याल भी आते हैं। ठीक, ये सभी होती हैं विशेषताएं। क्या होती है? संवेगात्मक परिवर्तन होता है, इसलिए इसे संक्रमण काल बोलते हैं। सामाजिक संस्कृति का काल बोलते हैं। विद्रोह की भावना होती है उसके हृदय में। ठीक है। और धर्म के प्रति थोड़ी सी उसकी इच्छा आगे बढ़ती है, मतलब धर्म के प्रति वो मानने लगता है धर्म को। धार्मिक चीज़ों की तरफ उसका रुझान बढ़ जाता है। धार्मिक चीज़ों के प्रति रुझान बढ़ जाता है उसका, बालक का, किशोरावस्था में। और इस अवस्था को उलझन का काल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उलझन का काल भी बोलते हैं। बच्चा अपने ही थिंकिंग में उलझा रहता है, उलझन का काल भी बोलते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जब बच्चे में इतने परिवर्तन हो रहे हैं इस काल में, तो इस काल में बच्चों की शिक्षा का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और हमारे मतलब जो विशेषज्ञ बताते हैं, इस अवस्था में बच्चों को जो शिक्षण है वह एक दोस्त के नज़रिए से होना चाहिए। जो शिक्षक हो, जो वो भी एक प्रशिक्षित शिक्षक हो, और वह क्या हो, एक साथी और मित्र के रूप में बच्चों को मार्गदर्शक करे। ठीक है। उसका मार्ग प्रशस्त करे। ठीक है। और वो मतलब एक जटिल अध्यापक के रूप में नहीं होना चाहिए। ठीक, ये रही हमारे किशोरावस्था की विशेषताएं। ठीक, तो इनमें से कोई भी क्वेश्चन हमारे टेट या सीटेट से बाहर नहीं जाएगा। ठीक, तो इसको पढ़िए, समझिए, और जो भी डाउट हो उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।